नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में एक ऐसे शख्सियत के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो दशकों से हमें लगता है कि गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं, या यूं कहें कि मेन एक्सट्रीम मीडिया में या किसी सार्वजनिक जगह पर उनको गए हुए बरसों बीत गए होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज भी उस शख्सियत के पास अगर आप जाएं तो सुबह से शाम तक पता चला कि कोई झंझारपुर का 74 के आंदोलन का कोई साथी उनसे मिलने आया है, कोई रोहतास का समता पार्टी के जमाने से जुड़े हुए कार्यकर्ता आज उनसे मिलने आया है। शाम होते होते आपको दर्जनों लोग, ऐसे लोग उनके पास मिलने आते हैं जो सत्ता के शीर्ष के आसपास के रहने वाले भी होते हैं और आम कार्यकर्ता भी होता है। मतलब और आम कार्यकर्ता हो या सत्ता के शीर्ष के आसपास घूमने वाले लोग हों, जब भी मिलते हैं तो दोनों से मुलाकात के समय उनके चेहरे के भाव में कोई अंतर नहीं दिखता है। वही प्रेम, वही सद्भाव, वही अपनापन उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार पर दिखता है। सैया पे वो भले सोए हुए हैं लेकिन उनकी आवाज में आज भी वो खनक है कि बंद कमरे से अगर वो अपनी बात को रखे तो बाहर बैठे हुए लोग ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति जो ठीक से चल नहीं पा रहा है, ठीक से खड़े नहीं हो पा रहा है, उस शख्सियत का ये आवाज है। उनकी आवाज में आज भी वो आवाज है जिस आवाज के सहारे वो इस वर्तमान पीढ़ी को उद्वेलित कर सकते हैं। उनकी आवाज में वो आज भी वो आवाज है कि वो क्रांति का वाहक बन सकते हैं। उनके आवाज में वो मधुरता आज भी है कि कितना भी निराश, थका हुआ, पार्टी से तिरस्कृत कार्यकर्ता क्यों ना हो, एक बार जब आमने सामने होता है तो लगता है जैसे उनकी सारी शिकायतें मिट गई। अद्भुत पर्सनालिटी है। हालांकि मेरा उनसे दशकों पुराना पारिवारिक रिश्ता रहा है। उस रिश्ते की वजह से एक अपनापन का एक अलग एहसास मुझे होता रहा। जब पटना पत्रकार के रूप में आए तो पहली मुलाकात में जब मैंने अपना परिचय दिया, उस दौर से वो मुझे एक अलग तरीके के स्नेह से देते रहे। लेकिन कहते हैं ना कि भाग दौड़ के ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। क्योंकि मेरा कभी पॉलिटिकल बीट नहीं रहा और ना ही मेरा पॉलिटिकल उस तरीके का कोई कंपल्सन रहा जिस वजह से हम नेताओं से नियमित रिश्ता बना के रख नहीं पाए। कभी कुछ वर्ष पहले, मतलब 1-1.5 वर्ष पहले, अचानक उनका फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाले व्यक्ति कहते हैं कि आपसे वशिष्ठ दादा बात करना चाहते हैं। मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरी मुलाकात हुए कई बरस हो चुके थे। चूराधही का वोट जिस समय वो देते थे उसी समय मुलाकात हुई थी। उस समय हजारों लोग उनके पास आते थे, मैं भी जाता था। तो मुझे लगा कि कुछ पुरानी बातें उन्हें याद आ गई हो, इसलिए फ़ोन किया हो। आज मैं खुद शर्मिंदा था कि काफ़ी कुछ उनके बारे में सुना लेकिन कभी हम उनसे मिलने नहीं गए। मुझे लगा कि कुछ शिकायत होगा, कुछ पुरानी बातों के सहारे अधिकार जताएंगे कि आपसे संतोष ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन कुछ भी ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि संतोष जी, आपकी रिपोर्टिंग में बड़ी जान है, आपकी रिपोर्टिंग से मैं बहुत प्रभावित हूँ। लगता है कि
पॉलिटिक्स को एक ऐसा व्यक्ति रिपोर्ट कर रहा है जो पॉलिटिक्स को समझता है। फिर दादा ने मिलने का समय दिया, मैं उनसे मिला। फिर भी हमारी उनकी मुलाकात 1 दर्जन बार भी नहीं हुई होगी। हाँ, फ़ोन पे बातचीत को अगर मिला लें तो 1 दर्जन से अधिक बार पिछले 2 वर्षों के दौरान उनसे बात हुई होगी। लेकिन जब कभी भी उनके पास मैं गया, मैं ये हैरान रहता था कि मुख्यमंत्री भी अचानक पहुंच गए तो वही सहजता, वही सम्मान, आओ नीतीश बैठो। ये आप सोच सकते हैं कि आज की तारीख में कोई नीतीश को ये कहे नीतीश आओ बैठो, कैसे हो नीतीश, ठीक हो, तबीयत तुम्हारा ठीक है, इस अंदाज में बात करने। और इसी तरीके से कोई साधारण कार्यकर्ता आया, राम आशीष कैसे हो, ठीक हो, घर परिवार सब अच्छा है। राम आशीष अब किस उद्देश्य से वशिष्ठ दास से मिलने आए थे मुझे नहीं पता, लेकिन राम आशीष का चेहरा खिल उठा, हाँ दादा सब ठीक है। पार्टी से भले उसकी शिकायत रहा हो, उनको संगठन से बाहर कर दिया गया है, संगठन में उसको तवज्जो नहीं दी जा रही है, तरह तरह की चीजें। आज के तारीख में भी जदयू में कोई किसी प्रकोष्ठ का या किसी पार्टी में कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो मेरा अनुभव यही रहा है कि मिठाई लेके वो जरूर वशिष्ठ दादा का आशीर्वाद लेने पहुंच जाते। पता नहीं उस भीष्म पितामह का क्या तेज है, क्या उनके अंदर वो चीजें हैं, क्या कौन सी ऐसी रोशनी है जिससे आज भी जनता, जदयू कह सकते हैं कि परिवार का हर सदस्य अपने आप को उस रोशनी के सहारे कुछ पल बिताना चाहता है। ये अलग बात है कि जदयू में जो मैनेजमेंट करने वाले जो लोग हैं, जो शीर्ष पर भी है और नीतीश के आसपास भी है, उन्हें शायद वशिष्ठ दा के महत्ता को उनकी समझ में ना हो। क्योंकि हमें याद है कि नीतीश कुमार हाल ही के दिनों में उन्हें कहा कि दादा आप पार्टी दफ्तर जरूर आइए और नियमित आप बैठिए। और संयोग से मैं कुछ दिनों के बाद उसी पार्टी दफ्तर में गया तो वो असहजता जो आज के जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके चेहरे पर देखकर मैं हैरान रह गया कि वशिष्ठ दा अगर कहीं नियमित दफ्तर आने लगे तब तो जो लॉबी चल रहा है ना, जिसको संगठन पार्टी की मजबूती से कोई मतलब नहीं है, मैनेजमेंट गुरु लोगों को कहीं कुर्सी न खिसकने लगे, उसकी महत्ता न कम हो जाए। क्योंकि जिस वक्त मैं पार्टी दफ्तर गया था वर्षों बाद, मुझे नहीं मालूम था कि अंदर दादा बैठे हुए। लगा जैसे कि जो जिस हाल में है पार्टी का कार्यकर्ता भागे भागे आ रहा है पार्टी दफ्तर। नीतीश के आने के समय में तो इतना ज़्यादा भीड़, बॉडीगार्ड, सुरक्षा, वो एक तो अलग ताम झाम है, लेकिन वशिष्ठ दा के आने पर कोई ताम झाम नहीं दिखता है। लेकिन हर कोई अपने आप को वशिष्ठ दा से आइडेंटिफाई करता है और हर किसी का जुबान पे नाम, आइए राम पदारथ जी, आइए आइए बैठिए, क्या हाल है पार्टी का, विनोद जी कहाँ हैं, कैसे हैं, सब लोग, हर किसी का नाम। मतलब जिससे भी वो कार्यकर्ता चाहे 30 साल को हो या 60 साल 70 साल का हो, हर किसी का नाम इनके जुबान पर और उसी मधुरता से वो मिलते हैं। पता नहीं क्या ताकत है इनमें, और हमें नहीं लगता है कि जो मिलता है उन्हें ये कुछ देने की स्थिति में, क्योंकि जो मैनेजमेंट गुरु है जदयू के अंदर, वशिष्ठ दा के किसी बात को सम्मान देते होंगे ऐसा भी मुझे नहीं लगा। नीतीश कुमार एक अलग अंदाज में इनको सम्मान देते हैं और नीतीश कुमार आज भी चाहते हैं कि पार्टी का बागडोर दादा उठा लें। स्वास्थ्य को लेकर हमेशा नीतीश चिंतित रहते हैं, लेकिन आज भी वो कहते हैं दादा आप बहुत स्वस्थ हैं, आप आइए।
तो वो नीतीश का दादा के प्रति आस्था और दादा को लेकर उनके अंदर की समझ, मैं जब इधर पिछले 2 वर्षों से 4-5 बार जो हमारी मुलाकात हुई है, उनसे समझ में हमें आया कि जदयू का ये भीष्म पितामह है। भले ये मृत्यु शैया पर लेटे भी क्यों ना हो, वो जदयू का वार्ड का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश का पदाधिकारी क्यों ना हो, बगल में बैठ के ठीक उसी तरीके से ज्ञान लेने आता है जिस तरीके से महाभारत के उस भीष्म पितामह को याद करिए कि वो तीर के सैया पे सोए हुए हैं और अंतिम सांसें गिन रहे हैं, फिर भी जिसने भी आया, जैसे भी आया, जिसको भी जो ज़रूरत हुई, जो चीज़ समझने की ज़रूरत हुई, भीष्म पितामह अपने अंदाज में उसे अपने संवाद संप्रेषण में वो बातें कहते हैं। ठीक उसी तरीके से दादा के सिरहाने के पास या पैर के पास आके जो लोग बैठते हैं, कुछ न कुछ ऐसी बातें ज़रूर कहते हैं जिससे उन्हें राजनीति के प्रति, अपने जीवन के प्रति नज़रिया को समझने और उसे आगे कैसे ले जाए, इसकी समझदारी उसके चेहरे पर से साफ झलकने लगता है। चंद मिनटों के बाद में बात क्या हुई, पूरा गिला शिकवा, जैसे लगता है कि वो आदमी, वो इंसान ही बदल गया। मैं जब ये अनुभव किया तो मुझे लगा कि नहीं, इस व्यक्ति में कुछ न कुछ खास जरूर है। कह सकते हैं कि प्रोफेशन की कुछ मजबूरियां हैं जिस वजह से मैं नियमित नहीं जा पाता हूँ। जाने की बड़ी इच्छा होती है और इतना उनका सम्मान जरूर करता हूँ। जब मैं जाना चाहता हूँ तो 1 दिन 2 दिन पहले समय जरूर लेता हूँ, क्योंकि मेरे जाने का मतलब है कि वो कार्यकर्ता, वो पार्टी के पदाधिकारी जो जदयू के प्रति 100% समता पार्टी के दौर से कमिटेड है, उनका समय हम छीन रहे हैं। क्योंकि मैं जैसे ही पहुंचता हूं, जो उनके साथ रहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि वशिष्ठ दादा और हमारी बातचीत 1 to 1, इसलिए जो लोग बैठे रहते हैं या जो लोग आने वाले लोग रहते हैं उन्हें बाहर कुछ देर बैठना पड़ता, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लगता है कि चंद घंटों की बातचीत से ही मुझे यह एहसास होता है कि इस आदमी के पास समझने के लिए एकदम आज के तारीख में अगर किसी को बिहार की राजनीति को समझना है, बिहार को समझना है, तो इस भीष्म पितामह के पास जरूर जाइए। कब ये इस दुनिया से चले जाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन इस व्यक्ति के तेज आवाज में आज भी वो, देखते मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है, देख लीजिए मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। मतलब ये गजब आवाज में वो, आप सोच नहीं सकते हैं कि ये एक इस उम्र में इतनी बीमारी के होने के बावजूद भी आवाज में वो खनक, हजारों लाखों भीड़ में अगर इस व्यक्ति ने अगर 5 मिनट अपनी बात रख दी तो वो भीड़ एक अलग तरीके की से काम करना शुरू कर देगा। वो ताकत आज भी हमें महसूस होती है और मुझे आज भी ये लगता है कि ये भीष्म पितामह को बिहार की राजनीति की जरूरत है। इनको रहना जरूरी है। जब तक हैं, हमें लगता है कि बिहार की राजनीति में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको एक उम्मीद की किरणें दिखती है जहां वो अपनी बात रख सके। भले उनके बात रखने से कोई उसे तत्कालिक या बाद में कोई लाभ मिलता होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है, लेकिन आत्मसंतुष्टि होता है। ठीक उसी तरीके से जब मेरे जैसे पत्रकार के पास सिस्टम से हारा हुआ व्यक्ति, परेशान थका हुआ व्यक्ति आता है और उसकी जब हम खबर चलाते हैं तो उसके चेहरे पर जो खुशी दिखता है ना, जो खुशी के आंसू झलकता है, उसका कल्पना हम लोग जैसे पत्रकार कर सकते हैं। चलिए हमने अपनी बात तो रख दी सोसाइटी के सामने, अब जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, लेकिन अपनी बात रख दी। संतोष जी ने मेरी खबर तो चला दी, समाज के सामने है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ठीक उसी तरीके से दादा के यहाँ पहुंचकर पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, नीतीश जी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है,
कह के लगता है जैसे पार्टी कार्यकर्ताओं को आत्मसंतुष्टि मिलती है। कभी नहीं देखा हमने कि किसी की शिकायत करते हुए, कभी नहीं। और आज भी पार्टी में विजय चौधरी का क्या महत्व है, ललन सिंह का क्या महत्व है, नीरज का क्या महत्व है, उमेश कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उसकी समझदारी क्या है, मतलब हर पार्टी के हर व्यक्ति के बारे में इनका एक परसेप्शन है कि उसकी समझदारी क्या हो सकती है। और जब कोई ऐसे लोगों के बारे में लेकर जब दादा के पास आते हैं कि दादा ऐसी ऐसी स्थिति है, तो बड़ी मुस्कुराहट के साथ बड़ी मुस्कुराते हैं और कुछ न कुछ उसे समाधान, ऐसी बात उसे जरूर कहते हैं जिससे वो संतुष्ट होकर चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी मुलाकात के बाद हमारी मुलाकात नीरज जी से भी हो गई। हाल ही के दिनों चर्चा हो गई वशिष्ठ दादा के प्रति। तो मुझे ये नहीं समझ पा रहे थे कि नीरज जी इस तरीके से दादा के बारे में बोले। उन्होंने कहा कि दादा के बाद ये पार्टी शून्य में चला गया है, जो भी कमान संभाला वो मैनेजमेंट है, प्रबंधन करने वाला है, पॉलिटिशियन एक भी नहीं है। और आज पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर, पार्टी के संगठन में जो कुछ भी आपको देखने को मिला है, उसकी एक बड़ी वजह यही है कि दादा शून्यता की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं हैरान रह गया। कई और लोगों से हमारी बातचीत, कभी कभी बातचीत होती है तो वशिष्ठ दादा के लेके एक अलग तरीके का ख्याल उनके अंदर है। किसी ने ये नहीं कहा, जो अक्सर पॉलिटिशियन के साथ होता है कि पॉलिटिशियन का तारीफ ना बवाना, जब तक आप सत्ता में हैं हर कोई आपकी तारीफ करेगा, तस्तरी पर लेकर घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप सत्ता से बाहर हो गए कोई देखने नहीं आता है। तो कभी किसी को मौका मिले तो जाके उस दादा के उस आवास पर जाइए कि न व्यक्ति वो आज राज्यसभा सदस्य है, न कोई पार्टी में, हाँ उपाध्यक्ष है वो, इसमें कोई दो बात नहीं। नीतीश कुमार, संजय झा के बाद तीसरे नंबर पर उन्हीं का नाम है संगठन में, लेकिन उनकी सक्रियता उस तरीके की नहीं है। फिर भी पूरे दिन और जब तक रात में वो सोते हैं, जिस तरीके से लोग पहुंचते हैं उनसे मिलने। अरे अब दांत में उनको कुछ प्रॉब्लम है, दांत उखाड़ने के लिए जो डॉक्टर है उसने अपना परिचय दिया कि हम पिछड़ा प्रकोष्ठ के कोई पदाधिकारी हैं। और जिस प्यार से, अब बताइए वशिष्ठ नारायण सिंह जी से या दादा से वो पिछड़ा प्रकोष्ठ के उस पदाधिकारी को क्या मिलने वाला है? तारीफ भी करने की स्थिति में नहीं है कि किसी को तारीफ कर दे। कोई इनके पास आता थोड़ी है, या ये कहीं जाते थोड़ी हैं कि जहाँ जाएंगे उसकी तारीफ कर देंगे तो उसका टीआरपी थोड़ा बढ़ जाएगा, ऐसा भी नहीं। बड़ी सम्मान से इनका एक एक दांत को हटाया, बड़ी सम्मान से, एक एक दवा कैसे लेना है, क्या लेना है। मतलब सच कहिए तो नीतीश नहीं, जदयू के अजात शत्रु अगर कोई है तो वो वशिष्ठ है। वो मुझे कल लगा कि भाई इस आदमी का कोई दुश्मन नहीं है, इस आदमी का कोई आलोचना नहीं कर सकता है, इस व्यक्ति की हर कोई तारीफ करता है। भले दूरी बनाकर लोग, आज जो सत्ता के इर्द गिर्द जो लोग हैं, भले इनसे दूरी बनाए रखना चाहता है, क्योंकि करीब आएंगे तो सही करने की प्रेरणा इनको मिलेगी, इनसे प्रेरणा मिलेगी, सही काम करने के लिए प्रेरित करेंगे, राजनीति का कुछ टिप्स देंगे उनको। तो आज तो ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, और जो लोग हैं उनके लिए ये समझिए कि इस ज्ञान की जरूरत नहीं है। फिर भी महसूस आप कर सकते हैं कि आज की राजनीति में भी कोई एक शख्स है जहां आप बैठ के बिहार की राजनीति को समझ सकते हैं। और उसी समझ के दौरान एक बात समझ में आई नीतीश कुमार को लेकर, कि नीतीश कुमार और दादा के बीच किस तरीके का रिश्ता रहा है।
और किस तरीके का रिश्ता है। अचानक एक दिन दादा की बुलाहट होती है और नीतीश कहते हैं कि दादा, हमने पद छोड़ने का निर्णय ले लिया है और पार्टी तय करे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो वो संवाद दादा और नीतीश कुमार के बीच का जो वो संवाद है, हमें लगता है कि आज की राजनीति में उस संवाद को एक संप्रेषण के तहत तरीके से अगर रखा जाए तो बहुत कुछ राजनीति को समझा जा सकता है कि नीतीश ने अगर निर्णय ले लिया तो वो अकाट्य है, उसको कोई काट नहीं सकता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि वो दादा को अपना निर्णय सुना रहे हैं। इससे पहले कभी भी नीतीश कुमार दादा को अपना निर्णय नहीं सुनाते थे, दादा से सलाह लेते थे। और दादा ने कहा कि तुम तो निर्णय ले चुके हो और मुझे मालूम है कि तुम अपने निर्णय से बदलोगे नहीं, फिर भी पूरी रात तुम सोचो, ये फैसला तुम्हारा सही नहीं है। मुस्कुराते हुए नीतीश जी उनको फिर गाड़ी तक छोड़ने आते हैं और छोड़ते वक्त वो कहते हैं कि दादा, कल सुबह साथ नाश्ता करेंगे। तो दादा ने कहा कि ठीक है, मैं तो आऊँगा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम अपने निर्णय से पर अटल रहोगे। निर्णय तो बदलने वाला है नहीं, लेकिन ये निर्णय सही नहीं है। तो गाड़ी में बैठते बैठते दादा को उन्होंने कहा कि दादा, निर्णय तो अब हम ले लिए, अब उसका जो कुछ भी होगा वो आप पार्टी चला रहे हैं, आप देखिए। मतलब दोनों के बीच का वो संवाद समझिए, रिश्ता समझिए कि एक पार्टी का वो व्यक्ति पार्टी के मुखिया को कह रहा है कि तुमने गलत निर्णय ले लिया और ये निर्णय तुम्हें बदलना चाहिए, और वो व्यक्ति कह रहा है दादा, मैंने तो निर्णय ले लिया, अब उसका परिणाम जो आप उस परिणाम को लेकर आप सोचिए कि क्या हो सकता है। कल सुबह वो आते हैं और पता चलता है कि ये जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। निर्णय लेने पहली बार ऐसा हुआ है कि वो निर्णय दादा को अपना निर्णय थोप रहे हैं। और रिश्ता देखिए कि उस निर्णय से असहमति के बावजूद भी दादा चट्टान की तरह नीतीश के साथ खड़े रहे, यह जानते हुए भी कि यह निर्णय पार्टी को अवसान की तरफ ले जाएगा। इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिस रिश्तों के सहारे आज भी दादा नीतीश को तुम कह सकते हैं, कहाँ हो नीतीश, ये कहने वाला बिहार में इकलौता वो पॉलिटिशियन है। फिर भी इस दौर में भी उस चकाचौंध से दूर कहीं अकेला बैठा हुआ इस पार्टी को सींचते हुए, सजाते हुए अभी भी एक कुशल मालिक की तरह, मुझे मतलब ये मेरे आंख से आंसू निकल रहा है कि भाई कमिटमेंट लेवल देखिए कि जिस पार्टी को मैंने खड़ा किया है, आज पार्टी जहां पहुंचा हुआ है, जिस दौर से गुजर रहा है, फिर भी वो माली सुबह सुबह उसको पानी देता है, उसको काटता छाटता है कि फिर से उसी तरीके से हरा भरा हो जाए। यही है वशिष्ठता। मैं ऐसे पॉलिटिशियनों के बारे में, आज के दौर में भी इस तरीके के पॉलिटिशियन है, मैंने नहीं सोचा था कि अपनी पार्टी के प्रति जिस पार्टी ने दादा को क्या दिया होगा वो तो दादा और पॉलिटिक्स में रहने वाले लोग जानते होंगे, लेकिन मैं यह देखकर अभिभूत था कि ये व्यक्ति जहाँ जिस सैया पर सोया हुआ है वहाँ से उठकर कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर सकता है, लेकिन आज भी दिलों में एक ही इच्छा है जो एक कुशल माली का होता है कि हम उसमें
ऑर्गेनिक खाद दें, कि उसमें प्रकृति का खाद दें, उसको कैसे कटिंग करें, कैसे पानी दें, क्या करें जो फिर से वो हरा भरा बाग दिखे। तो ये है एक भीष्म आज की राजनीति में जदयू का वो विश्व पितामह, जिसने मुझे प्रभावित किया, जिसने मुझे ये समझने को मजबूर किया कि आज भी इस तरीके के लोग राजनीति में हैं, भले उस पार्टी दल या सीट्स पर बैठा नेतृत्व उनको महत्व दे या न दे, 24 घंटे पार्टी को सजने और संवारने में लगे रहते हैं।